सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर के बटमालू इलाके की, जहां पर जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। इलाके में ऑपरेशन अब भी जारी है। सुरक्षा बलों को यहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग की और दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई। हालांकि 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं, लेकिन अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के हालात हैं, इसके चलते जगह जगह पर एंगेजमेंट्स ऑपरेशनल जो हैं वो जारी हैं। आज भी ऐसा ही एक ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दुख की बात यह है कि हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से, जो सीआरपी टीम को, केओटी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में हैं। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते शायद ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है, औरत की डेथ का भी इसमें पेश आया। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर 7 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और 7 ऑपरेशंस में 16 दहशतगर्द अभी तक यहां मारे गए हैं। और इस वक्त एलएसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच सीमा पर सैनिकों को पहुंचाने के लिए डीआरडीओ ने सेना की मदद का फैसला किया है। लेह में सैनिकों को पहुंचाने के लिए 8 बख्तरबंद गाड़ियां डीआरडीओ ने तैयार की हैं, जो सीमा पर पहुंच चुकी हैं। फिलहाल ट्रायल के लिए इन बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि चीन के पास पहले से ही इस तरह की गाड़ियां जो है मौजूद हैं, वो इस्तेमाल कर रहा है। बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में इन गाड़ियों की मदद से जल्द पहुंचा जा सकेगा। गौरव सावत जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ हमारे साथ। गौरव, देखिए, ये जो इस तरह से फैसला हुआ है, तस्वीर साफ ये दिखाई देती है कि आगे सर्दियों के लिए जैसे जैसे मौसम बदलेगा, तैयारी पूरी होनी चाहिए और उसके लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, चाहे वो अलग अलग संस्थान हो, वो आगे आ रहे हैं इसके लिए। जी हाँ, और इस समय यहाँ पर स्थिति खासा तनावपूर्ण है। हम इस समय उसी हाईवे पर है जहाँ से गाड़ियां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जाती हैं और बहुत तेजी से यहाँ से रसद सामग्री और हथियार सेना के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। जिन नई गाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, आर्मर प्लेटेड आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल, भारतीय सेना के पास ये टैंक के रूप में, जिसको इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आईसीवी BMP-2 कहते हैं, वो तो है, लेकिन इन ऊंचाइयों में चीन के पास पहियों वाली 8 पहियों वाली ऐसी गाड़ियां भी हैं जो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक आपको सोल्जर्स को पहुंचा सकती है। और इस परिस्थिति में यहां पर सेना के लिए भी इस तरह की गाड़ियां लाई जा रही हैं। हालांकि अभी ये ट्रायल स्टेज पर है, तो टाटा कंपनीज के लिए सामने आ रही है, एक अमेरिकन कंपनी है हमवी, उसकी गाड़ियां आ रही हैं, कुछ और निजी कंपनियां हैं, उनकी गाड़ियां आ रही हैं। इनको हाई ऑल्टीट्यूड यानी 13,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर इनका भी परीक्षण होगा। अगर ये सफल होती हैं तो तेजी से इनको सेना के लिए खरीदा जाएगा। खासतौर पर पेंगोंगसो के इलाके में, चुमार के इलाके में, डेप्सांग और डीबीओ के इलाके में इनकी बहुत जरूरत है सेना को। मीनाक्षी और नेहा। और गौरव, ये अब बीते दिनों की बात हो गई है जब चीन ये सोचता था कि जब सर्दी का महीना आएगा तो ये उपयुक्त समय है इंडिया पर अटैक करने के लिए, उन पर एक अपर हैंड बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह की हमने रिपोर्ट्स देखी हैं, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो साजो सामान हो, चाहे इक्विपमेंट्स हो, आपका गेयर हो, सब में इस वक्त भारत अपमान नजर आ रहा है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि खतरा बढ़ता जा रहा है, बरकरार है और आने वाली सर्दियों में यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में ये खतरा सबसे ज्यादा होगा। आप दोनों को याद होगा कि 1962 में भी जब लड़ाई हुई थी भारत और चीन के बीच में तो 20 अक्टूबर को चीन ने हमला किया था और ये लड़ाई 1 महीने 20 नवंबर तक चली थी। तो इस बार भी यही खतरा है कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते में चीन कुछ करने की साजिश रच सकता है, क्योंकि उस समय यहाँ पर जितने भी बड़े पासेस हैं, चाहे वो जोजिला हो, चाहे खारदुंगला हो, ये सारे पासेस बंद हो जाते हैं, बर्फ पड़ जाती है और चीन को लगता है कि और रसद सामग्री यहाँ नहीं आ पाएगी। लेकिन इस बार जैसा आपने बिल्कुल सही कहा नेहा, सेना ने तैयारी कर ली है। अभी से ही अगले 6 महीने से 8 महीने तक के लिए गोला बारूद, रसद सामग्री, सिपाही सब यहां तैनात कर दिए गए हैं कि अगले 6 से 8 महीने तक हर खतरे का वो सामना कर सके। और वायुसेना आप यहां मेरे पीछे देख भी सकते हैं कितनी तेजी से उनके अलग अलग लड़ाकू विमान यहां उड़ान भर रहे हैं, लगातार ये संदेश देने के लिए कि हम अपनी सरहद की सुरक्षा में तत्पर हैं। शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, एलएसी पर तनातनी बढ़ रही है तो चीन को लेकर सियासी तनाव खत्म करने की कवायद भी शुरू हो गई है। आज दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राज्यसभा में स्टेटमेंट देंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री का ये बयान और उसके बाद विपक्ष के कुछ नेताओं को बोलने का और क्वेश्चन करने का मौका मिल सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के सवालों का जवाब भी देंगे। कल सर्वदलीय बैठक हुई थी और इसमें यह फैसला लिया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सारी पार्टियां एक सुर में बोलेंगी। किसानों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बेहतरी की दुहाई कई बार दी है। उनकी सरकार ने 3 विधेयक लोकसभा में पेश किए जो किसानों के हित से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। सरकार और बीजेपी कह रही है कि उसने किसानों की जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन विपक्ष से लेकर किसान संगठन कह रहे हैं कि इन विधेयकों के कानून बनने से किसान मजदूर हो जाएंगे। मोदी सरकार जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। देश के किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। उन 3 अध्यादेशों को लेकर जिनको मोदी सरकार ने पास किए और जिसे अब संसद में विधेयक के रूप में पेश किया। उन तीनों विधेयकों को लेकर जिसे किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम के रूप में मोदी सरकार से लेकर बीजेपी तक पेश कर रही है। ये जो इन्होंने लिखा है उसको मोदी जी ने पूरे का पूरा इंप्लीमेंट किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहते हैं, आज देखिए इनका चेहरा, लोकसभा और राज्यसभा में ये अपोज कर रहे हैं और किसानों को लुभाने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको डालते हैं और आज दुनिया को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। यह कांग्रेस की पॉलिटिक्स है, यह हमको समझना चाहिए। और मैं ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों के प्रति समर्पित हैं। ये तीनों ही बिल किसानों को नई आजाद हवा देने का काम कर रहे हैं। इसके बाद किसान को आजादी होगी। किसानों का विरोध संसद तक कूच करने के ऐलान तक पहुंच गया है। वो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि वो 3 विधेयक कौन से हैं जिन्हें सरकार ने लोकसभा में पेश किया। पहला विधेयक कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, दूसरा आवश्यक वस्तु विधेयक और किसान समझौता विधेयक। मंगलवार को लोकसभा में आवश्यक वस्तु से जुड़ा संशोधन बिल पास हो गया, लेकिन किसान संगठन और विरोधी दल इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे एक कृषि बाजार को बढ़ावा मिलेगा, तो विपक्ष और किसान संगठन कह रहे हैं कि इससे किसानों की उपज पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि किसान अपनी उपज को फ्री व्यापार के तहत कहीं भी बेच सकता है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि किसान का सारा फायदा बड़ी कंपनियों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को फायदा मिलेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे बड़ी कंपनियां ही फसलों की कीमत तय करेंगी और किसान अपने ही खेतों में मजदूर और मजबूर बन जाएगा। हम लगातार जब सरकार से मिले, तोमर साहब से मिले, तोमर साहब ने हमें एक लेटर लिख के दी हुई कि एमएसपी, अगर शंका है कि एमएसपी बंद होगी, नहीं होगी, एमएसपी बंद नहीं होगी, एमएसपी खरीद रहेगी। पर हमने ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के किसानों सब जो स्टॉक होल्डर से बात की, उनके मन में क्लियर है कि हमें लेटर से नहीं बात चलती, ये एक्ट में प्रोविजन होना चाहिए कि जो किसान की प्रोटेक्शन तब होगी अगर एक्ट में प्रोविजन हो कि एमएसपी पे खरीद होगी और एमएसपी हर साल लागू की जाएगी। कांग्रेस ने तो इसे नया जमींदारी सिस्टम तक बता दिया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि किसान ही हैं जो खरीद खुदरा में और अपने उत्पाद की बिक्री थोक के भाव करते हैं। मोदी सरकार के 3 काले अध्यादेश किसान खेतीहर मजदूर पर घातक प्रहार हैं, ताकि ना तो उन्हें एमएसपी का हक मिले और मजबूरी में किसान अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेच दें। ये मोदी जी का एक और किसान विरोधी षड्यंत्र है। अभी संसद का सत्र चल रहा है। किसानों के सवाल पर उठा बवाल आने वाले दिनों में संसद में भी सियासी गर्मी और बढ़ाएगा। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति पूरे देश में सबसे ज्यादा खराब है। पिछले 24 घंटे में 515 लोगों की जान चली गई है। एक्टिव केस 3 लाख के करीब पहुंचने के बाद राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना के मरीज दम तोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगभग 11 लाख हैं। जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग भी बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी पिछले 2 से 3 हफ्तों में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और आज भी जंबो सिलेंडर्स की कमी मेरे हॉस्पिटल में है। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के दौर में राज्य के अस्पतालों को 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोज जरूरत है, जबकि महाराष्ट्र की 1210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में कोरोना मरीज दम तोड़ रहे हैं। कोरोना से हिंगोली के संजय अभोरे की मौत हो गई। उनकी पत्नी का आरोप है कि अभोरे को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिली, वरना वो बच सकते थे। जो ऑक्सीजन मशीनचा तो पाईप भेटला नाही म्हणून माझ्या नवऱ्याची डेट झाली। ऑक्सीजन मशीन नव्हती म्हणून न्याय पाहिजे फक्त। स्थिति बिगड़ती देखकर सरकार ने ऑक्सीजन सप्लायर्स को निर्देश दिए हैं कि वो अब 80% ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों को करें और सिर्फ 20% ही उद्योगों के लिए। ऑक्सीजन की सप्लाई पहले सरकारी अस्पतालों, फिर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे प्राइवेट अस्पतालों और फिर सामान्य प्राइवेट अस्पतालों को की जाती है। और बेसिकली जो ये सिलेंडर को लगने वाला जो रॉ मटेरियल है, लिक्विड ऑक्सीजन, जो पहले हफ्ते में अकोला में 2 दिन ट्रक आया तो भी हो जाता था काम, आज अब तो उसकी डिमांड 4 दिन की हो गई है। यानी 4 ट्रक हर हफ्ते में लगने शुरू हो गए और ये सप्लाई नहीं कर सक रहे लिक्विड ऑक्सीजन, इसलिए भारी मात्रा में इधर डिमांड और सप्लाई में अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उनका सप्लाई आप डेली उनसे कितनी डिमांड करते हैं? मेरा तो डिमांड 350 का था, लेकिन अभी रिफिलिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए लिक्विड का प्रॉब्लम है, इसलिए उन लोगों ने बोला कि हम तुम्हारे को इतना ही प्रोवाइड कर सकते, 150 सिलेंडर डेली दिन का। तो मैंने क्या किया, हॉस्पिटल को बता दिया कि भाई मेरे से अभी सामने से भर के नहीं आ रहा, तो मैंने कम कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने 20% से ज्यादा ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को बेचने पर भी पाबंदी लगा दी है, जिससे मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को दिक्कत हो रही है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। तो मीनाक्षी, हमने देखा था कि कैसे बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूरी मायानगरी अब 2 खेमों में बंट चुकी है। रवि किशन एक तरफ हैं, दूसरी तरफ हैं जया बच्चन और साथ ही कंगना रनौत की अगर बात करें तो कुछ सितारे उन्हें जायज ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरा खेमा इसे बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश करने पर तुला हुआ है। ये जंग अब दिनों दिन तल्ख होती जा रही है। तीखे बयान सामने आ रहे हैं। कुछ और सितारों ने चुप्पी तोड़ी तो साफ हो गया कि बॉलीवुड में सब कुछ दुरुस्त नहीं है। अब आप ये देखिए कि जिस तरह से जया बच्चन ने संसद में ये कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, इसी बयान को लेकर बॉलीवुड के स्टार्स भी अब बट गए हैं। कंगना रनौत लगातार हमले कर रही हैं, लेकिन बॉलीवुड का भी ये कहना है कि ड्रग्स को लेकर जो थ्योरी चल रही है वो उनके खिलाफ एक साजिश है। दुनिया आंखों को चौंधिया देने वाली इस चमक दमक के पीछे क्या है? क्या वहाँ ड्रग्स और शोषण का काला अंधेरा है या फिर सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारने का ये जरिया है? इस पर पूरी तरह से राय बटी हुई है। फिल्मी दुनिया बटी है, सितारे बटे हैं। बंटवारा और तल्ख और चौड़ा हो रहा है। बॉलीवुड एक गटर है। ड्रग्स से बॉलीवुड को आजादी दिलाएंगे। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद।
मत करो इंडस्ट्री को बदनाम। ड्रग्स बॉलीवुड की हकीकत है। कोई हित साध रहा है। दो खेमे, दो तरह की बातें, इसने बॉलीवुड को एक पहेली बना दिया। पहले सिर्फ कंगना बॉलीवुड पर अटैक कर रही थी, इन रंगीनियों के पीछे छिपे स्याह सच की तरफ इशारा कर रही थी। असली झगड़ा शुरू हुआ जब बॉलीवुड का ये विवाद उसकी हद को लांघकर संसद की चौखट तक आ गया। पहले रवि किशन ने ये मामला उठाया तो जया बच्चन ने उनकी बातों पर तल्ख अंदाज में धावा बोल दिया। मैं वचन देता हूं, जब तक मेरी जान है, जब तक मुझ में शक्ति है, जब तक मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूं कि ड्रग फ्री मेरी इंडस्ट्री, मेरी फिल्म इंडस्ट्री जो जया जी की भी उतनी हकदार है, उसको ड्रग फ्री होना ही है। रवि किशन कह रहे हैं ऊपर से चमकीला दिखता बॉलीवुड ड्रग्स के दलदल में जा रहा है। जया बच्चन ने उनको एहसान फरामोश बताया। बॉलीवुड में बंटवारा हो गया। जया बच्चन को सबसे बड़ा साथ मिला हेमा मालिनी से, जो बीजेपी की सांसद है। वही बीजेपी जो कंगना के साथ मजबूती से खड़ी है। इतना मालूम है अभी जो हाल ही में जो कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ कर निकल के आ रहा है सामने। अगर ये सच है तो अगर हमारे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो 100% के जो है, उसमें अगर 10-15% ये ड्रग्स का कुछ मामला है तो हट जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये दाग न लगे, इस दाग को हटाना चाहिए। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहाँ पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का, और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट किया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। जया को कुछ और सितारों का भी साथ मिला है, जिनका कहना है पूरी बॉलीवुड को ड्रग्स से जुड़ा नहीं बता सकते। बॉलीवुड की हकीकत पर बहस तल्ख हो गई है। इस पर रवि किशन को साथ मिला सपा से बीजेपी में आई जया प्रदा का। सुनिए वो कैसे बॉलीवुड को रवि किशन की ही नजर से देखती हैं। हम तेलुगु से लेकर 7 लैंग्वेज में हम भी करने वाले हैं, आर्टिस्ट है, जया जी भी है। जया जी फर्स्ट फैमिली इंडस्ट्री के, लेकिन जया जी का एक जिस तरह का वो उनके भावना को वो प्रकट कर रही है ना, वो ऐसा लगता है कि किसी को हम हर्ट कर रहे हैं। हर्ट नहीं कर रहे कोई। व्हेन यू आर फैमिली का एक मुखिया होने के बाद मतलब इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जया जी। उधर कंगना ने जया बच्चन को तल्ख जवाब देने के बाद बॉलीवुड के कास्टिंग काउच जैसी बीमारियों को बेपर्दा करना शुरू कर दिया। कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने? एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल, आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिला था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया। थाली देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों ने सजाई है। मेरी थाली है जया जी, आपकी नहीं। कंगना आज कामयाब है, लेकिन इसी साल मार्च में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो वीडियो पोस्ट किया वो बताता है कि बॉलीवुड में कुछ तो है जो ठीक नहीं है। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। बॉलीवुड पूरी तरह से बटा है और अभी ये खाई और चौड़ी होगी, इतना तो तय है। आज तक ब्यूरो। तो बॉलीवुड में ड्रग्स पर घमासान जारी है। रवि किशन के सवाल का जया बच्चन के पलटवार के बाद बॉलीवुड बढ़ गया है। एक खेमा ये मानता है कि ड्रग्स की बात बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए की जा रही, तो वहीं दूसरा खेमा ये कहता है कि ड्रग्स की गंदगी को साफ करने के लिए थाली में छेद करना जरूरी। ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं।
अगर थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे तो यस, मैं इस थाली को छेद। बात बॉलीवुड पर लगे दाग की हुई तो सितारे बढ़ गए, राय बढ़ गई, कड़वे सच सामने आए तो बॉलीवुड में पहली बार इस तरह की खेमेबंदी देखने को मिली। सितारे एक दूसरे के सामने थे तो पहली बार ऐसा हुआ कि माया नगरी की रंगीन दुनिया में नाम कमाने के बाद जो सितारे सियासत की दुनिया में चमकने गए थे वो भी एक दूसरे के सामने खड़े दिखे। बॉलीवुड पर बढ़ गई सियासी दुनिया, स्टार नेताओं का एक दूसरे पर निशाना, पार्टी लाइन की हदें तक टूटी। बॉलीवुड से सियासत में आए सितारों की राय एक दूसरे से जुदा है। बॉलीवुड की सफाई करने की हिमाकत कर रहे रवि किशन, उनको साथ मिला जया प्रदा का। विरोध में डटे जया बच्चन, हेमा मालिनी और बाबुल सुप्रियो को रोल मॉडल माना जाता है। इट्स अ शेम, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। लॉन्ग रन में जो ग्रे एरियाज अब जो सामने आया है, इससे बॉलीवुड का फायदा ही होगा और बॉलीवुड एंटरटेनमेंट आर्ट ये जीत की उभर के सामने है। बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने इतना ही कहा कि युवाओं को और ड्रग्स से युवाओं को बचाना है। जी हाँ, बॉलीवुड के अनदेखे अनसुलझे काले राज खुले तो सियासत की दुनिया में खलबली मच गई। ऐसा पहली बार हुआ कि सितारों से नेता बनी हस्तियां एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी। पार्टी लाइन पीछे छूट गई थी। बीजेपी के सांसद रवि किशन को फिल्मी दुनिया ड्रग्स के जाल में उलझती नजर आई तो इसका सबसे जबरदस्त विरोध बीजेपी की ही सांसद और अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने किया। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए। बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बढ़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस बॉलीवुड से कुछ स्टार नेताओं ने बहुत कुछ पाया, वो रवि किशन के बयानों के बाद खुद को नहीं रोक पाए। खुद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, इस पर सियासत हो रही है। एक इतनी बड़ी सोची समझी साजिशन की लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, उसको प्लान करके कोई खत्म करना चाह रहा है। मेरे ख्याल से लॉन्ग रन में जो ग्रे एरियाज अब जो सामने आया है, इससे बॉलीवुड का फायदा ही होगा और बॉलीवुड एंटरटेनमेंट आर्ट ये जीत की उभर के सामने ये आएगी, जैसे क्रिकेट के लिए हुआ था। बीजेपी की दो स्टार नेता जया बच्चन और जया प्रदा भी एक दूसरे के सामने थी। I'm not taking a name against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। गलत बात है। I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. इंडस्ट्री में जितना हक जया जी को है, बच्चन परिवार को है, वैसे ही मुझे भी है, वैसे रवि किशन जी को भी है। तो क्या कंगना के बयानों के जरिए इस मामले पर सियासत हो रही है? जुबान कंगना की है, लेकिन क्या पर्दे के पीछे कोई और है जो अपना मकसद साध रहा है? इस तरफ सीधा इशारा मनोज बाजपेयी ने किया। इसको एक ब्रश, जैसे ही आप कहते हैं कि यहाँ ड्रग्स का पूरा व्यापार है, तो जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आपका टीवी देख रहा है, वो मुझे देखता है तो उसको लगता है कि कोई ड्रग का जो है गोदाम आ रहा है। बॉलीवुड पहली बार निशाने पर आया है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पहली बार बॉलीवुड से जुड़े किसी मसले पर सीधे आरएसएस ने टिप्पणी की है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कई सितारों के नाम सामने आ चुके हैं, कई को संबंध भी हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि बॉलीवुड पर सियासी दुनिया की ये दरार और कितनी चौड़ी होगी। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड में ड्रग्स पर छिड़े घमासान पर क्या बोल रही हैं उर्मिला मातोंडकर, जिनका कुछ वक्त के लिए कांग्रेस से भी नाता था, ये आपको सुनवाते हैं। उर्मिला जी, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआती हम इससे करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है कि आज की स्थिति में बॉलीवुड लगातार निशाने पर लगा हुआ है। शुरुआत मेरे ख्याल से इससे करना ज्यादा सही होगा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के तरफ से आज यहाँ पर बैठी नहीं हूँ आपसे बात करते हुए। मैं एक भारत देश की नागरिक के तौर पर, और जिस नागरिक को एक मिडिल क्लास बेसिक बैकग्राउंड से आकर अपना नाम, शोहरत, सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री से मिला है, ऐसे नागरिक के तौर पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। नंबर 1, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत अरसे से चल रही थी
और मैंने बहुत अरसे तक अभी भी मुझे नहीं इसमें दिलचस्पी है कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हद से बाहर चीजें चली गई है और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो गलत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक तरह का एक चित्र सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, एक ड्रग एडिक्ट से भरी हुई माफिया, ड्रग माफिया वगैरह वगैरह जैसे वर्ड्स जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसकी तकलीफ होगी। और ऐसे क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है, हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी है। मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद भी सारे फिल्म मेकर्स ने, फिल्मों ने हमेशा यही देखा है कि देश की एकता, अखंडता, खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें फिल्म इंडस्ट्री पर बार बार कह जाना गलत लगता है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स का मामला निकल रहा है, क्या बुरा है कि अगर कोई ये कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स घुस चुके हैं और उसको साफ सफाई होना जरूरी है। रवि किशन कह रहे हैं, जो सांसद है गोरखपुर से, वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री ठीक रहे, मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम अच्छा रहे और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कंगना रनावत कह रही है कि ड्रग्स के मामले में उनके पास बहुत सारी जानकारी है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाया गया था और इसके लिए वो भी चाहती है कि बॉलीवुड की साफ सफाई हो। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री की अगर साफ सफाई की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा ख्याल है कंगना जी का या रवि जी का, जो भी है। और ये तो मैं स्पष्ट रूप से मानती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। और मुझे लगता है हमारे युवा और मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस न्योता देके बुलाया था, जिसमें जाने माने लिरिसिस्ट प्रसून जोशी जी, करण जौहर जो फिल्म मेकर है, ऐसे कई जाने मानी फिल्म इंडस्ट्री हस्तियां मौजूद थी। और माननीय पंतप्रधान जी ने ये कहा था उस वक्त कि महात्मा गांधी जी के जो विचार है और सोच है उसे कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का साथ चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा कोई भी बड़ी चीज हो सकती है एक फिल्म इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन तरीके से समझने की और उनको मान्यता दी जानी चाहिए वो मिलने की। आप ये भूल रहे हैं कि बॉलीवुड मतलब चंद सितारे नहीं होते हैं। बॉलीवुड के अंदर कई लाख लोग काम करते हैं, आज बहुत बरसों से कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है, या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान 12-14 घंटे जो सेट पर काम करते हैं घर, उसके घर वाले बीवी बच्चे उसके पास ये देखकर समझे कि क्या ये भी ड्रग्स करके आया है? ये तो एक बहुत ज्यादती हुई है बॉलीवुड के लोगों के साथ। मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की बातें 1-2-4 लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के ऊपर बात करना सही रहता है। इस पर जया बच्चन ने कहा कि जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। उस पर जवाब देते समय कंगना रनावत कह रही है कि मेरी थाली अलग है, मैं मेरी थाली के बारे में बात कर रही हूं। ये क्या चल रहा है? जया बच्चन, पहली बार हमने देखा कि जया बच्चन सामने आकर बॉलीवुड की के बारे में उनकी तरफ से पार्लियामेंट में बात कर रही है और दूसरी तरफ कंगना रनावत उनका निषेध कर रही है, उनके खिलाफ बयान दे रही है। रवि किशन भी उसके बारे में बयान दे रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? जिन जया बच्चन जी के बारे में कंगना ने बात की है, बहुत दुख की बात है कि उनके बारे में उन्होंने इस लहजे से, इस अंदाज में बात की है। क्योंकि मैं शायद उनको नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूंगी कि जब कंगना जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब जया बच्चन जी ने मिली और गुड्डी और अभिमान जैसी फिल्में की थी, जिसमें से आधे से ज्यादा पिक्चरों की सेंटर पॉइंट वो रह चुकी है, जिसको कहते हैं कि फिल्म के जो टाइटल रोल में जया जी रह चुकी है, वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है। और सबसे पहले तो वो इस देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अदाकारा होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक सीनियर लेडी है फिल्म इंडस्ट्री की। और मुझे लगता है किसी भी जिस
इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, उसके अंदर के किसी सीनियर कलीग के बारे में इस लहजे से बात करना, मुझे लगता है बाकी सब छोड़ दीजिए। मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। हमारी जो संस्कृति, जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार है, उनके साथ ये नहीं जाता। विरोध हो सकता है किसी को। मैंने खुद एक लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। मुझे पता है किस तरह की टिप्पणियां, बहुत सारी चीजें मुझ पर बोली गई, लेकिन एक पॉइंट पर भी जाके मैंने कभी अपना आपा खो के किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बातें या लांछन लगाने वाली चीजें नहीं कही हैं। बॉलीवुड माफिया के बारे में वो बात कर रही है, पूरी इंडस्ट्री के बारे में वो बात नहीं कर रही है। इंडस्ट्री सबकी है, सिर्फ बॉलीवुड माफिया के बारे में बात कर रही है। तो ये बवाल क्यों उठ रहा है? क्यों जया जी को या रवि या किसी और को इस बारे में क्योंकि जब कोई इंसान बार बार ये चीजें बोलते रहता है और अगर वो माफिया 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 करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है खुलकर, तो आदमी मैं जाने दीजिए, तो आपको नहीं लगता एक सामान्य आम आदमी भी ये सोचेगा कि भाई ये लोग है कौन, तो बताए तो कहीं, या फिर आपके अगर किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है, तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है। तो उसके लिए आप इस तरह पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं होता। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बेहतर यही होगा कि जो लोग हैं जिनके नाम वो कहना चाह रही हैं, वो जरूर कहें और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। मुझे लगता है सबसे पहले उसके ऊपर थम्स अप देने वालों में से मैं पहले होंगी।